रहीम, हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है अप्रोच टू टैकिकार्डिया। जो हमारे पहले 5 लेसन थे उसमें हमने कुछ बेसिक्स को स्टडी किया है, जिसमें कि ईसीजी की लीड प्लेसमेंट है। उसके अलावा फीटल सर्कुलेशन के क्या डिफरेंस होते हैं एज कम्पेयर टू द अडल्ट, और एज वेरिएशंस क्या होती हैं ईसीजी में। उसके बाद हमने स्टडी किया कि ब्रेडिकार्डिया की क्या कॉजेज होती हैं और हार्ट ब्लॉक्स की क्या टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमने एक्शन पोटेंशियल को स्टडी किया कि 4 फेजेस होती हैं और कैसे मायोकार्डियम डीपोलराइज होती है और आयंस का उसमें क्या रोल होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। फिर हमने स्टडी किया कि जो टैकिकार्डिया के मैकेनिज्म है वो क्या होते हैं और उनके अंडर कौन कौन से टैकिकार्डिया आते हैं। आज हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच स्टडी करेंगे टैकिकार्डिया की, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। टैकिकार्डिया के साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं और फिर उनको एवेलुएट करना एक सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हम इन टैकिकार्डिया को ईसीजी बेस्ड कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर इनकी जो कॉजेज होती हैं वो क्या होती हैं, कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि जो हमें थोड़ा सा कंसिडर करने होते हैं इन टैकिकार्डिया को स्टडी करने के लिए। तो इनिशियल अप्रोच है टैकिकार्डिया में मोस्ट कॉमन, वो तो हमने यही डिसाइड करना होता है कि ये जो टैकिकार्डिया है इसका ओरिजिन कहाँ पे है। वैसे तो टैकिकार्डिया को हम बहुत सारे तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि वेन एवर यू सी ए पेशेंट विद अ टैकिकार्डिया ऑलवेज गेट अ 12 लीड ईसीजी, और उनमें सब लीड्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टैंडर्डाइज्ड ईसीजी है या नहीं, इसको कंसिडर करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस हैं वो नैरो हैं या वाइड हैं। अगर क्यूरियस कम्प्लेक्सेस नैरो हैं तो फिर हम अपना डिफरेंशियल उसके अकॉर्डिंगली आगे नैरो डाउन करते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो बच्चों में होती है टैकिकार्डिया की, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया के साथ ही होती है। जैसा कि पहले हमने स्टडी किया था कि जो क्यूरियस कम्प्लेक्सेस हैं या पी वेव हैं या इंटरवल हैं वो अकॉर्डिंग टू द एज वेरी करते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम कहें कि नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया, हम उसको कहेंगे कि जिसमें क्यूरियस कम्प्लेक्सेस की जो ड्यूरेशन है वो 0.09 सेकेंड से कम होती है। इट मीन्स के 2.5 स्मॉल स्केयर। उसके बाद फिर हमने जब ये देख लिया कि ये नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सुप्रा वेंट्रिकुलर रीजन है। जो एसवीटी मोस्ट कॉमन यूज होता रहा है शुरू के डेज में भी हमारे, और जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोज किया जाता है, वो बेसिकली एक डायग्नोसिस नहीं है बल्कि वो एक पैथोलॉजी का ओरिजिन बताता है कि इसका जो ओरिजिन है वो वेंट्रिकल से ऊपर ऊपर है। इसकी जो पैथोलॉजी है वेंट्रिकल से ऊपर है, ताकि उसको आगे ट्रीट करने में और उसको आगे लोकेट करने में, काउंसिल करने में हेल्प मिले। आगे फिर इस एसवीटी को यानी कि सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया को क्लासिफाई करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन उनमें जो मोस्ट कॉमन है वो यही यूज होता है कि क्या ये जो एसवीटी है ये इसमें एक्सेसरी पाथवे है या नहीं है, ये एट्रियल इन ओरिजिन है या नहीं है, ये साइनस है या नहीं है, और आगे चल के फिर ये जंक्शनल है या नहीं है। बहरहाल आप इसको क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपने कंसिडर कर लिया कि ये नैरो कम्प्लेक्स है, तो अब आप देखेंगे कि ये नैरो कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया जो है ये रेगुलर है या इरेगुलर है। और अगर ये रेगुलर है तो इसमें पी वेव का पैटर्न क्या है क्यूआरएस के साथ, और पेशेंट का क्लिनिकल सिनेरियो क्या है, क्या कि ये कोई पोस्ट ऑप पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑप पेशेंट अगर आपके पास प्रेजेंट करता है नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया विद इन्वर्टेड पी वेव, तो डेफिनेटली हमारा जो डायग्नोसिस है वो टुवर्ड्स द जंक्शनल टैकिकार्डिया होता है। क्या कि हमने जो नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया है उसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया कि ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इनका ये सुप्रा वेंट्रिकुलर इन ओरिजिन है। तो अब हम एसवीटी को फोकस करते हुए इसी को आगे स्टडी करेंगे, इसी को आगे क्लासिफाई करेंगे, ताकि इसको मैनेज करने में फिर हमें आसानी हो। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें एसवीटी को, तो हम ये कहते हैं कि एसवीटी इज एन एबनॉर्मल रैपिड रिदम दैट ओरिजिनेट प्रॉक्सिमल टू द बाइफर्केशन ऑफ बंडल ऑफ हिस। जैसा कि पहले हमने बताया था कि जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, उसमें पहले एसए नोड होता है और एसए नोड से फिर इम्पल्स एवी नोड में जाती है, और एवी नोड फिर आगे बंडल ऑफ हिस के थ्रू मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई करता है, और दो ट्रैक में एंटीरियर और जो पोस्टीरियर फेसिकल में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। अच्छा, अब इसमें अगर हम एक और तरह से इसको क्लासिफाई करें तो हम कह सकते हैं कि एसवीटी इंक्लूड्स ऑल tachyarrhythmias दैट इधर ओरिजिनेट और इनकॉर्पोरेट supraventricular component में। The majority of the patient with SVT have a structurally normal heart, but 20% of patient में structural heart disease हो सकती है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है कि जब कभी भी हमारे पास पेशेंट टेकिकार्डिया एसवीटी के साथ होता है, तो फिर हमें उसकी एको करके देखना होता है कि कोई कंजेंटल डिफेक्ट तो नहीं है इसमें, या बाज़ का
उन पेशेंट्स में डिसफंक्शन भी हो सकता है जिसको कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ये है कि एसवीटी इंक्लूड साइनस टैकिकार्डिया, जैसा कि हमने कहा कि एट्रियल टैकिकार्डिया जो कि फोकल और मल्टीफोकल होता है, एंड देन इज फ्लटर, फिब्रिलेशन, जेट और जंक्शनल टैकिकार्डिया विद पीजेआरटी और वेरियस फॉर्म्स ऑफ री एंट्री टैकिकार्डिया। टैकिकार्डिया डिफर इन देयर पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, और डिफरेंट पॉपुलेशन में इसके डिफरेंट एपिडेमियोलॉजी है। अगर हम ये कहें कि इसका इंसिडेंस क्या है, तो ये 1 in 25,000 पॉपुलेशन में होता है, और बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में ये 1 into 50 है, जो कि काफ़ी एक बड़ा इंसिडेंस है। मोस्ट कॉमन एज इसकी प्रेजेंटेशन की विद इन द फर्स्ट 2 month ऑफ लाइफ होती है। अब हम टैकिकार्डिया को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने जैसे कि एक थोड़ा-सा पहले मैकेनिज़्म कंसीडर किए थे कि 4 मैकेनिज़्म होते हैं यूजुअली टैकिकार्डिया के, जिसमें हमने कहा कि ऑटोमेटिसिटी होती है, ट्रिगर होता है, री-एंट्री होती है और चैनलोपैथी होती है। अगर हम एसवीटी को कंसीडर करें, चैनलोपैथी तो फिर इनहेरिटेड अरिथमिया में आ जाते हैं, जो बाकी जो 3 मैकेनिज़्म हैं वो इसकी कॉज़ बन सकते हैं। सबसे पहला मैकेनिज़्म हमने कहा था कि वो ऑटोमेटिसिटी होती है। ऑटोमेटिसिटी हमने डिफाइन किया था कि जो एसए नोड है और एबी नोड है वो स्पॉन्टेनियस डिपोलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होती है और आगे मायोकार्डियम को फिर एक्शन पोटेंशियल देती है और फिर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। तो ड्यू टू एनी रीजन अगर ये ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाए एसए नोड की या एबी नोड की, या साथ में कोई एक्सेसरी टिश्यू पड़ा हुआ है उसकी ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाए, तो फिर पेशेंट टैकिकार्डिया के तौर पे प्रेजेंट करता है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो हमने कहा था कि इसमें एब्नॉर्मल ट्रिगर अगर किसी वजह से हो, ड्यू टू इंजरी जैसे कि पोस्ट ऑफ सर्जरी होता है या ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो इस ट्रिगर की वजह से हमने कहा था कि जो डिपोलराइजेशन की फेज होती है उसमें अर्ली डिपोलराइजेशन हो सकती है या डिलेड डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल होता है, तो इसकी वजह से भी पेशेंट टैकिकार्डिया के साथ प्रेजेंट करता है। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो बच्चों में जो एसवीटी की मोस्ट कॉमन कॉज बनता है 70 to 80% केसेस में, वो री एंट्री सर्किट होते हैं। री एंट्री सर्किट में एक नॉर्मल पाथवे तो इम्पल्स कंडक्शन का है, उसके साथ ही एक एक्सेसरी पाथवे बन जाता है, और ये जो 2 लिंब बन जाते हैं, ये एक सर्किट बनाते हैं जिसकी वजह से रैपिडली इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जो कि टैकिकार्डिया की एक कॉज़ बनती हैं। अब अगर हम री-एंट्री को स्टडी करें तो हम कहते हैं कि री-एंट्री इज़ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ टैकिरिथमिया एंड इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द टैकिकार्डिया इंक्लूडिंग एसवीटी एंड वीटी। For re-entry to occur, two distinct conductive pathway must be linked around an area of non-conductive tissue. जैसे कि ये आगे हम देखें कि ये एक नॉन कंडक्टिव टिश्यू है, उसके साथ दो इम्पल्स कंडक्शन के पाथवे बन जाते हैं। होता ये है कि एक स्लो पाथवे होता है और एक फास्ट पाथवे होता है। फास्ट पाथवे जो होता है ये नॉर्मल कंडक्शन फ्रॉम एसए नोड टू एबी नोड एंड ऑनवर्ड्स होती है। तो इसका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, रिफ्रैक्टरी पीरियड हमने ये कहा था कि वो टाइम इंटरवल के जिसमें वो दोबारा से मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज नहीं हो सकता। तो इसका जो एक्शन पोटेंशियल है इसका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, क्योंकि एक नॉर्मल है तो इसमें इम्पल्स फास्ट कंडक्ट होती है। जो एबनॉर्मल पाथवे होता है वो स्लो होता है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड शॉर्ट होता है, यानी कि वो जल्दी जल्दी इम्पल्स जनरेट कर सकता है ड्यू टू ऑटोमेटिसिटी या ड्यू टू ट्रिगर। तो होता क्या है कि जब इम्पल्स एक एट्रियल इम्पल्स आई, उसने आके इसको स्टिमुलस दिया, इसकी मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो गई। अब मेम्ब्रेन जब डिपोलराइज हुई तो जो फास्ट कंडक्शन वाला पाथवे है वो अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्ग होता है, जबकि जो स्लो कंडक्शन वाला पाथवे है उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट होता है। तो इम्पल्सेस एक टॉपिक आ रही हैं। अब जो फास्ट कंडक्शन नॉर्मल पाथवे है वो तो लॉन्ग रिफ्रैक्टरी है, लिहाजा लेस चांस है कि उस साइड से ट्रेवल करे। तो जो स्लो कंडक्शन वाला पाथवे है वो उसको वेलकम कहता है, और उसको फिर मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज होता है, इम्पल्स नीचे ट्रेवल डाउन करती है। अब चूंकि वो स्लोली स्लोली आ रही है तो इतनी देर में जब तक कि वो इनके जंक्शन पॉइंट पे पहुंचे, जो फास्ट कंडक्शन वाला लिम्ब है उसका रिफ्लेक्टिव पीरियड वैनिश्ड हो जाता है और ये उसको डिपोलराइज्ड कर देती है। अब जैसे ही डिपोलराइज्ड होती है तो यहाँ से इम्पल्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स एवी नोड और बंडल ऑफ हिस भी जाती है, और रेट्रोग्रेड ऊपर की तरफ भी जाती है। ऊपर अगर किसी वजह से ये इम्पल्स ब्लॉक रहे तो नीचे से वो आगे इम्पल्स प्रोपेगेट करती रहती है। अब इधर से एक्टोपिक इम्पल्सेस आ रही थी, वो स्लो पाथवे को डिपोलराइज कर रही थी और इम्पल्स रेट्रोग्रेड जा रही थी, और इसी तरह फिर वो जाते जाते इसको दोबारा एक्टिवेट करते हैं, तो ये एक सर्किट बन जाता है। इस सर्किट की डिपोलराइजेशन ऑटोमेटिकली हो रही है और नीचे इम्पल्सेस जो हैं वो रैपिडली जाई जा रही हैं, जो कि टैकिकार्डिया का बायस बनती हैं। तो हमने कहा कि वन लिंब ऑफ द सर्किट जो है वो स्लो कंडक्शन रखता है, जबकि जो दूसरा लिंब होता है वो फास्ट कंडक्शन रखता है। अब
दूसरा मैकेनिज्म हमने कहा कि नॉर्मल ऑटोमेटिसिटी, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ट्रिगर एक्टिविटी भी हमने बता दी आपको। अब एवेलुएट करने के लिए हिस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिस्ट्री में बच्चों में क्योंकि थोड़ी सी वेग सी हिस्ट्री होती है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको फोकस होकर डिग आउट करें तो आप थोड़ा सा पैथोलॉजी के करीब पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो ऑनसेट है और टर्मिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने पूछना होता है कि सडन आपको टैकिकार्डिया हुआ है या आस्ता आस्ता ये इसने पेस पकड़ी है। और टर्मिनेशन जो है उसको भी पूछना होता है कि ग्रेजुअली आस्ता आस्ता करके ये कम हुआ या सडनली ये स्टॉप हो गया। दूसरा, अब टैकिकार्डिया की वजह से हमने डिजीनेस पूछनी होती है, और इससे हमें इसके जो रेड फ्लैग हैं उसको एवेलुएट करने में, हमें अगर पेशेंट डिजीनेस और सिंकपी के साथ है तो इट मीन्स कि ये एक रेड फ्लैग है, इसको हमें अर्ली ऑन इन्वेस्टिगेट करना होगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो उसकी 12 लीड ईसीजी है। ईसीजी को डॉक्यूमेंट करना उस रिदम का, स्पेशली ड्यूरिंग द फेज ऑफ टैकिकार्डिया एपिसोड, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये कि हमने एट्रियल पेसिंग वायर अगर पोस्ट ऑप पेशेंट है वो लगी होती हैं, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। 24 आवर होल्टर मॉनिटरिंग लगा के उसका रिकॉर्ड करके हम देख लेते हैं, और लूप रिकॉर्डर आते हैं, उसके ज़रिए से भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अप्रोच करने के लिए जैसे कि हमने कहा कि पहले तो ये कैटेगराइज करना है कि विड्थ ऑफ द क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस क्या है, नैरो है या वाइड है। उसके बाद जब हमें वो पता चल गया तो फिर हमने देखना है कि ये साइनस रिदम है, यानी उसमें हमने पी और क्यूरस का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना है, और हमने फिर पूछ लेना है कि कंजेंटल हार्ट डिजीज अंडरलाइन तो नहीं है, कोई प्रीवियस कार्डिक सर्जरी तो नहीं हुई। अब जब हमने ये देख लिया कि ये नैरो कॉम्प्लेक्स है तो हमने ये देखना है कि इसके जो आर आर इंटरवल है वो रेगुलर हैं या इरेगुलर। और उसके बाद अगर इसको हम अगर फर्दर प्रोसीड करें तो हम देख लेते हैं कि इसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का ओरिजिन है या राइट साइड ऑफ द हार्ट का ओरिजिन है। हम पी और क्यूरेस का जो रिलेशनशिप है उसको भी लाजमी देखते हैं, क्योंकि अंडरलाइन अगर ए बी ब्लॉक्स चल रहे हो तो ये एक रेड फ्लैग होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम इसमें देखें कि आरपी इंटरवल कैसा है। आरपी इंटरवल जो है क्यूरेस के बाद बाज़ का पी वेव हमें मिलती है, जो कि बरीड भी हो सकती है, इसमें थोड़ा सा अपस्ट्रोक स्लरिंग भी हो सकती है, और एक डिस्टिंक्ट पी वेव भी हो सकती है। तो हम आर आर के दरमियान मिड में एक लाइन ड्रा करते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो पी वेव है वो 50% ऑफ द आर आर से पहले आ रही है या बाद में आ रही है। इसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ये लॉन्ग आरपी टैकिकार्डिया है या शॉर्ट आरपी टैकिकार्डिया है। दूसरा इसको कैटेगराइज करने का ये होता है कि हम देख लेते हैं कि ये जो आरपी इंटरवल है लेस देन 70 मिली सेकेंड है या मोर देन 70 मिली सेकेंड है। कुछ बुक्स में इसको 90 मिली सेकेंड भी कहते हैं। अब अगर इस एल्गोरिदम को हम देखें तो हमने देखा कि पेशेंट टैकिकार्डिया के साथ आया, हमने उसकी 12 लीड ईसीजी देखी, उसमें हमने देखा कि क्यूरेस जो है वो वाइड है या नैरो है। वाइड क्यूरेस के लिए फिर हम बाद में अप्रोच बनाएंगे। अभी हम नैरो क्यूरेस कम्प्लेक्स को अगर हम देखें, हमने देखा कि 0.09 मिली सेकेंड का इसका क्यूरेस है। तो उसमें हमने देख लिया बाद में आर आर इंटरवल इसका कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर आर आर इंटरवल इरेगुलर है तो उसका ये टिपिकल 4 कॉजेज हैं, इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए कि ये फ्लटर हो सकता है, फिब्रिलेशन हो सकता है, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया हो सकता है, या जेट हो सकता है। और अगर आर आर इंटरवल रेगुलर है तो फिर हम कोशिश करें पी वेव को देखने की। अगर हमें पी वेव विजिबल हो जाती है तो पी वेव और क्यूरस कम्प्लेक्सेस का जो हम रिलेशनशिप है उसको देख लें कि ये वन इन वन रिलेशनशिप है या कोई ब्लॉक चल रहा है। अगर ये वन इन वन रिलेशनशिप है या पी वेव हमें नजर नहीं आई तो इसकी जो कॉजेज है मोस्ट कॉमन वो एवीआरटी, एवीएनआरटी और पीजेआरटी होती हैं, और एट्रियल टैकिकार्डिया होता है। अब अगर हम इसको मजीद नैरो डाउन करें और आगे प्रोसीड करें, जब हमने देख लिया कि ये नैरो कम्प्लेक्स है और रेगुलर है और पी वेव भी हमें विजिबल आ रही है, तो हम देखें कि इसका आरपी इंटरवल कैसा है, शॉर्ट है या लॉन्ग है। उसकी बेस के ऊपर फिर हम डिसाइड करते हैं। दो चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। एक ये कि अगर लॉन्ग आरपी इंटरवल है तो उसमें पीजेआरटी हो सकता है मोस्ट कॉमन, ऑल्दो के कुछ केसेस ऑफ ए टिपिकल एवीएनआरटी और एवीआरटी भी हो सकते हैं। और अगर आरपी इंटरवल शॉर्ट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टिपिकल एवीआरटी हो सकता है। इसमें फिर हमने देखना होता है कि ये जो आरपी इंटरवल है इस कितना है, ये अगर ये लेस देन 90 है तो ये एवीएनआरटी हो सकता है, और अगर ये मोर देन 90 है तो फिर वो एवीआरटी हो सकता है। फिर हमने पी वेव्स देखनी होती हैं। अगर तो पी वेव हमें विजिबल हो गई, उसकी मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल है, तो ये साइनस टैकिकार्डिया हो सकता है। और अगर हमें पी वेव विजिबल नहीं आई तो हमने ये देखा कि उसका आर आर इंटरवल कैसा है। अगर आर आर इंटरवल रेगुलर है तो ये मोस्ट कॉमनली एवीएनआरटी है, लेकिन अगर आर आर इंटरवल इरेगुलर है तो फिर ये एफिब हो सकता है।
हमने दोबारा से पी वेव को कंसिडर किया। पी वेव को अच्छी तरह से ट्रेस आउट करना, जूम करके देखना, सब लीड्स में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहता है कि पी वेव प्रेजेंट है लेकिन वो सेम मॉर्फोलॉजी की नहीं है। तो फिर हम देखें कि पी वेव के बाद जो क्यूरस कम्प्लेक्स है, क्यूरस कम्प्लेक्स के बाद एक छोटा सा अगर हमें आर वेव मिलती है जिसको कि हम सूडो आर वेव कहते हैं, तो ये AVNRT की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। और अगर हमें वहाँ पे सूडो एस वेव मिलती है तो अगेन ये AVNRT हो सकती है। और अगर हमें पी वेव के बाद जो एस टी चेंजेस हैं वो मिलती हैं इंफीरियर लीड्स में, तो ये AVRT हो सकता है। और अगर हमें जो पी वेव है वो नेगेटिव मिलती है लीड वन में, तो ये अगेन AVRT हो सकता है और इसमें हमें लेफ्ट साइडेड एक्सेसिव पाथवे मिलता है। अब जैसे कि हमने क्लासिफाई किया था सबको, अब हम वन बाय वन सबको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहली जो कॉज है वो तो साइनस टैकिकार्डिया है। और साइनस टैकिकार्डिया में जैसे हमने कहा कि ये साइनस रिदम होती है। इनके इसमें आपको पी वेव मिलती है, क्यूरस मिलते हैं, उनका रिलेशनशिप 1:1 होता है। इसमें हार्ट रेट यूजली 100 से 150 के अराउंड होता है, इतना ज़्यादा हार्ट रेट इसमें नहीं होता। बहुत रेयर है कि इसमें हार्ट रेट 220 तक जाए, वो भी नियोनेट में। साइनस टैकिकार्डिया यूजली जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा ऑटोमेटिसिटी ज़्यादा हो जाती है या एड्रेनर्जिक हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी वजह से होता है, जैसे कि फीवर, हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया या मायोकार्डियल इंजरी। तो अगर हम इन फैक्टर को करेक्ट करें तो ये साइनस टैकिकार्डिया सेटल हो जाता है। अब हम आते हैं जो टिपिकल जिसको एसवीटी कहते हैं। तो इसमें जो मेन है वो है AVRT, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टैकिकार्डिया, या इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर रेसिप्रोकेटिंग टैकिकार्डिया भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है टैकिकार्डिया की, जो कि पैथोलॉजिकल होता है नियोनेट्स में और चिल्ड्रन में। ये एक री एंट्रेंट सर्किट के थ्रू कनेक्टेड होता है विद द नॉर्मल पाथवे। और ये जो दोनों लिम्ब बनते हैं इनमें से जो एक लिम्ब होता है उसमें लॉक होता है और दूसरा लिम्ब जो है वो क्विकली इम्पल्सिस को जो है ना वो करता रहता है आगे ट्रांसफर। इसमें आगे एक याद रखना चाहिए, एक होता है कंसील्ड पाथवे और एक होता है मैनिफेस्ट पाथवे। कंसील्ड पाथवे ये होता है कि एक्सेसिव पाथवे के थ्रू अगर इतनी ज़्यादा कंडक्शन एंटीरोग्रेड ना हो रही हो तो वो पाथवे ECG के ऊपर विजिबल नहीं होता। और अगर वो एंटीरोग्रेड कंडक्शन टू थ्रू द एक्सेसिव पाथवे हो तो फिर वो मैनिफेस्ट करता है ECG के ऊपर एज डेल्टा वेव या शॉर्ट आर्क इंटरवल। तो उसको हम फिर हम कहते हैं कि ये एक मैनिफेस्ट पाथवे है। जैसे कि इस ECG में अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम सब ECGs को देखें, उसके बाद हम देखें कि क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस नैरो हैं या वाइड हैं। उसके बाद हम देखें कि पी का रिलेशनशिप क्यूरस के साथ कैसा है। तो अगर आप देखें कि पी का रिलेशनशिप क्यूरस के साथ कि PR इंटरवल शॉर्ट है और थोड़ा सा यहाँ पे अप स्लरिंग है जिसको कि हम डेल्टा वेव कहते हैं, जो कि एक फीचर है एक्सेसिव पाथवे का और WPW का। तो अब जो WPW यानी कि जो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है उसको हम थोड़ा सा अगर हम कहें तो ये वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन है। बेसिकली इसके तीन फीचर होते हैं। आरपी PR इंटरवल शॉर्ट होता है, स्लर्ड अपस्ट्रोक ऑफ क्यूरस होता है जिसको कि हम डेल्टा वेव कहते हैं, और क्यूरस कम्प्लेक्सेस जो हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के हो सकते हैं। अगर हम EP के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, जब वो अपनी EP लैब में जाके देखते हैं और इसको स्टडी करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर जो हिस बंडल से वेंट्रिकल की प्री एक्साइटेशन का जो इंटरवल है वो लेस देन 35 हो तो ये इसकी कैटेगरी में WPW की आता है। एक्सेसरी पाथवे बेसिकली एम्ब्रियोनिक रेमनेंट्स होते हैं एट्रियल और वेंट्रिकुलर कंटिन्यूटी के, और ये सबस्ट्रेट होते हैं टुवर्ड्स द टैकिकार्डिया, यानी कि इनका बहुत ज्यादा चांस होता है कि अगर इनको एक्टोपिक इम्पल्स मिले तो ये डिपोलराइज हो जाए। WPW कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ अरिथमिया सबस्ट्रेट इन टू डिफरेंट वेज। दो तरीके हैं जिसकी वजह से WPW के थ्रू जो है वो टैकिकार्डिया होता है। नंबर वन तो ये कि फर्स्ट ऑफ दीज इज वन ऑफ द लिम्ब इन री एंटर्ड एसिविटी। द सेकंड इज कंडक्शन टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर हम इस ECG को देखें तो अगेन इसमें हम देखेंगे PR इंटरवल शॉर्ट है और ये हमें डेल्टा वेव इसमें विजिबल नजर आ रही है। जो WPW है इसकी टू टाइप्स होती हैं। वन टाइप इज ऑर्थोड्रोमिक रेसिप्रोकेटिंग टैकिकार्डिया एंड सेकंड टाइप इज एंटीड्रोमिक AVRT। अब ऑर्थोड्रोमिक और एंटीड्रोमिक को भी कर लें आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कि जो ऑर्थोड्रोमिक AVRT है उसमें क्या होता है कि जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है वो प्रोपेगेट करती है थ्रू द AV नोड और AV नोड से फिर आगे कंटिन्यू होती है, और जो सर्किट बना होता है उसमें एक्सेसरी पाथवे में रेट्रोग्रेड कंडक्शन हो सकती है। ये होता है ऑर्थोड्रोमिक। और जो एंटीड्रोमिक है उसमें क्या होता है कि एक्सेसरी पाथवे के थ्रू इम्पल्स जाती है और AV नोड के थ्रू वो रेट्रोग्रेड कंडक्शन होती है। इसको हम कहते हैं एंटीड्रोमिक। जो ऑर्थोड्रोमिक है वो टिपिकल
कहलाता है एवीआरटी या एवीएनआरटी, और जो एंटीड्रोमिक है वो एटिपिकल कहलाता है। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आरपी इंटरवल से हमको पता चलती है कि वो किस थ्रू से आ रहा है, और पी वेव की मॉर्फोलॉजी को देखने से हमें आइडिया होता है कि वो रेट्रोग्रेड अगर होगा तो उसमें वो इन्वर्टेड होगी और आफ्टर द क्यूरेस होगी। अब जो एवीआरटी है ऑर्थोड्रोमिक, उसके बारे में अगर हम कहें तो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ये ऑर्थोड्रोमिक है, यानी कि जो टिपिकल एवीआरटी है वो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है। ये paroxysmal ऑनसेट होता है, यानी कि ये सडन, एक तो ओरिजिनेट होता है और दूसरा इसके paroxysm चलते हैं और सडन ये टर्मिनेट हो जाता है। कोई भी एट्रियल इम्पल्स अगर आए या वेंट्रिकुलर इम्पल्स अगर आए तो इसको ये डिपोलराइज कर सकती है और इनिशिएट कर सकती है। अगर एट्रियल इम्पल्स मिलती है इसको टॉपिक, तो जो एक्सेसरी बंडल है वो रिफ्लेक्टरी होता है, लेकिन जो एवी नोड होता है वो इसको कंडक्ट कर सकता है, यानी कि ये एक ऑर्थोड्रोमिक आपको इम्पल्स जनरेशन मिलती है जिसकी वजह से स्पिरली डायरेक्टेड पी वेव मिलती हैं। और साइकिल जो होता है वो री एंट्री इनटू द एवी नोड वो कंटिन्यू रहता है। इसमें अगेन अगर हम देखें तो क्यूरस कम्प्लेक्सेस हैं, क्यूरस कम्प्लेक्स के बाद अगर हम देखें तो हमें छोटी सी एक पी वेव मिल रही है, और इसको फिर अगर हम आरपी इंटरवल देखें तो उसको भी आइडिया हो सकता है कि आरपी इंटरवल इसमें शॉर्ट है। Because the ventricles are depolarized by normal conduction down the AV node, Curis complexes are usually narrow and the delta wave will not be present. यानी कि ये एक तरह का concealed pathway है। The exception would be rate dependent bundle branch block। अगर किसी वजह से थोड़ा रेट का प्रॉब्लम हुआ है तो ये इसमें ब्लॉक भी शो हो सकते हैं। तो AVRT बेसिकली टिपिकली एक शॉर्ट ऑर्टी टेकिकार्डिया है। In orthodromic AV re-entry tachycardia, P wave is usually visible in the first half of the RR interval, जिसको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट आरपी इंटरवल है। इसमें अगर हम देखें कि क्यूरस कम्प्लेक्सेस है और उसके बाद एक पी वेव मिल रही है, और अगर हम आर आर इंटरवल का हाफ करें तो उससे पहले है, यानी कि शॉर्ट आरपी इंटरवल है। इसमें हमने वो सेम इसी को जूम करके देखा है कि ये हमें पी वेव क्यूरस के बाद मिल रही है और ये शॉर्ट आरपी इंटरवल है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है एंटीड्रोमिक एवीआरटी। जैसा कि हमने कहा कि ये थोड़ा सा रेयर होता है और इसमें एक्सेसरी पाथवे के थ्रू जो कंडक्शन होती है वो होती है, जिसकी वजह से जो एक्सेसरी पाथवे है या प्री एक्साइटेशन है वो विजिबल होती है ऑन द ईसीजी इन द फॉर्म ऑफ वाइट क्यूरस कम्प्लेक्सेस और शॉर्ट आरपी, शॉर्ट पीआर इंटरवल। जैसे कि इस ईसीजी में हम देखें तो हमें वाइट क्यूरस कम्प्लेक्सेस मिल रहे हैं। अब एवीआरटी के बाद जो दूसरा है टाइप वो एवीएनआरटी है। एवीआरटी में तो ये होता है कि वन पाथवे लिंक इज इन द एवी नोड, जो कि स्लो कंडक्टिंग होता है, सॉरी फास्ट कंडक्टिंग होता है, लेकिन उसका लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। जबकि जो दूसरा लिंक होता है वो आउटसाइड द एवी नोड रीजन होता है, जो कि एक्सेसरी पाथवे होता है। ये फास्ट कंडक्टिंग होता है, सॉरी स्लो कंडक्टिंग होता है, लेकिन इसकी फास्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। अब जो एवी नोड है इसमें दोनों के दोनों लिंक जो है एवी नोड रीजन के अंदर ही होते हैं, लेकिन एक फास्ट कंडक्टिंग होता है एक स्लो कंडक्टिंग होता है। बाकी मैकेनिज्म उसी तरह ही सेम है कि अगर वो एवी नोड जो फास्ट कंडक्टिंग विद लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला लिम्ब यूज करे तो वो ऑर्थोड्रोमिक है, और अगर वो उसका अपोजिट यूज करे यानी कि जो स्लो कंडक्टिंग विद फास्ट या शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला लिम्ब यूज करे तो वो फिर एंटीड्रोमिक है या एटिपिकल है। और इसमें क्या होता है कि ये चूंकि एवी नोड के अंदर है और इसको थोड़ा सा फासला तय करना पड़ता है, इसमें अगर इसमें पी वेव होगी भी तो वो बरीड होगी क्यूरस कम्प्लेक्स में और बड़ा डिफिकल्ट होगा इसको असेस करना, और अगर ये नजर आ जाए तो इसमें अगेन आरपी इंटरवल जो होगा वो शॉर्ट होगा। Although the P waves are not easy to see in AV and RT, they are really visible if one knows where to look. Atrial and ventricular activation are simultaneously, so the P wave is nearly hidden behind the Q-RS complex. It produces a small positive deflection at the end of the Q-RS in lead V1, which looks like a bit pseudo R wave. It is short RP tachycardia. It is helpful to compare with the appearance in the same lead after restoration of the sinus rhythm. तो इस ECG में अगर हम देखें जैसे कि ये रेड एरो है, ये क्यूरस के बाद हमें एक पी वेव नजर आ रही है, तो यहाँ पे हमें ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि ऑर्थोड्रोमिक एवीआरटी क्या होता है और एंटीड्रोमिक क्या होता है। इसी तरह जो ऑर्थोड्रोमिक है उसको टिपिकल भी कहते हैं और जो एंटीड्रोमिक है उसको एटिपिकल भी कहते हैं। इसी तरह की जो तीसरी चीज है वो कंसील्ड और मैनिफेस्ट, और चौथी चीज जो है कि जो आरपी इंटरवल है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एवीआरटी और एवीएनआरटी दोनों में हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो एवीएनआरटी है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो आरपी इंटरवल है वो शॉर्ट होगा,
और जो AVRT है उसमें भी आरपी इंटरवल शॉर्ट होगा, लेकिन वो लॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द AVNRT। अब जो थर्ड हमारा है टैकिकार्डिया आफ्टर साइनस टैकिकार्डिया एंड AVRT एनआरटी, वो है PJRT, जिसको कि हम कहते हैं परमानेंट जंक्शनल रेसिप्रोकेटिंग टैकिकार्डिया, या आप कह लें paroxysmal जंक्शनल रेसिप्रोकेटिंग टैकिकार्डिया। ये यूनिक टाइप ऑफ एक्सेसिव पाथवे मीडिएटेड होता है। ये इसको हम PJRT कहते हैं। ये नैरो कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया होता है और ये इंसेसेंट होता है, यानी कि ये डिफिकल्ट टू कंट्रोल विद मेडिकेशंस होता है। इसका रेट 120 से 250 तक होता है। ये भी सडन इन ऑनसेट होता है। और इसमें ये है कि ये क्योंकि डिफिकल्ट टू कंट्रोल करना, ट्रीट करना होता है, तो ये कार्डियोमायोपैथी जल्दी कर देता है। और इसमें जो आरपी इंटरवल है वो लॉन्ग होता है। ये इसमें इसका टिपिकल फीचर है। इसमें अगर हम देखें इस ईसीजी में, किसी भी एक ईसीजी को इस क्यूआरएस के बाद अगर हम देखें तो ये पी वेव है, तो आरपी इंटरवल हमें लॉन्ग मिल रहा है इसमें। उसके बाद है एट्रियल एक्टोपिक टैकिकार्डिया। ये रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया होता है। इसमें जो पी वेव होती है उसकी मॉर्फोलॉजी एब्नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि ये एसए नोड के अलावा जो टॉपिक एट्रियल टिश्यू होता है वहाँ से फोकस पड़ा होता है, जो कि ऑटोमेटिसिटी के मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए इम्पल्स जनरेट करता है। अगर ये एक ही जगह पे हो तो ये एट्रियल फोकल टैकिकार्डिया होता है। अगर ये मल्टीपल फोकाई पड़े हो तो फिर ये मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया कहलाता है। ये भी यूजुअली 150 की रेंज में होता है और डिफिकल्ट टू कंट्रोल करना होता है। बीटा ब्लॉकर को ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि इस ईसीजी में हम देखें कि हमें पी वेव की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट मिलती है। इसमें किसी में इन्वर्टेड मिल रही है। अगेन इसमें अगर हम देखें कि पी वेव इसमें आपको वो क्यूरस के बाद मिल रही है, यानी कि रेट्रोग्रेड मिल रही है। जो मल्टीफोकल टैकिकार्डिया है उसमें भी आपको थ्री टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी होगा पी वेव मिल सकती है। इसमें देखें पी वेव बड़ी है, इसमें थोड़ी सी शॉर्ट है, इसमें थोड़ी सी वाइड है। अच्छा, अब आ गया जो कॉस्ट ऑफ टैकिकार्डिया मोस्ट कॉमन है, वो है जंक्शनल एक्टोपिक टैकिकार्डिया। ये भी ऑटोमेटिक फोकाई जो होते हैं उस मैकेनिज्म को यूज करता है। इसमें न्यूरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया होता है, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिसिक फीचर है कि इसमें एवी डिसोसिएशन होती है। होता क्या है कि जो हमने पहले भी कहा था कि अगर ड्यू टू एडिमा या ड्यू टू इंजरी ऐसे नोड से या लॉन्ग पॉज की वजह से एवी नोड तक इम्पल्स नहीं पहुंचती, तो एवी नोड जो है वो एज ए पेसमेकर काम करना शुरू कर देता है और वेंट्रिकल की मायोकार्डियम को इम्पल्सेस भेज रहा होता है। थोड़े अरसे के बाद क्या होता है कि जो एसए नोड होता है वो अपना फंक्शन रीगेन कर लेता है और वो एट्रिया को इम्पल्स देना शुरू कर देता है। तो एट्रिया अपना पी वेव दिए जा रहा है और जो जंक्शनल नोड है वो अपनी इम्पल्स दिए जा रहा है। तो इस तरह इनका एवी डिसोसिएशन होता है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमें आइडिया आ रहा है कि इसमें आफ्टर द क्यूरस कम्प्लेक्स हमें पी वेव मिल रही है। अगेन इसमें अगर हम देखें तो हमें आफ्टर द क्यूरस कम्प्लेक्स जो है वो पी वेव मिल रही है। ये पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में होता है।